अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते 4 नवंबर 1979 के बाद से ठीक से स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। अमेरिका के मुताबिक उस वक्त ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में दर दर भटक रहे ईरान के शाह को अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने कैंसर का इलाज कराने के लिए अमेरिका आने की इजाजत दी थी। तब अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर से मांग करी गई थी कि वो शाह को वापस ईरान भेजें। उसी दौरान ईरानी प्रोटेस्टर्स ने 50 से ज्यादा अमेरिकी डिप्लोमेट्स और अमेरिकन एम्बेसी के एम्प्लॉयज को बंधक बना लिया था। इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बाद पैदा हुए हालात 444 दिनों तक यानी 444 दिनों तक जारी रहे थे। बंधकों को तब तक रिहा नहीं किया गया जब तक रोनाल्ड रेगन अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। अब फिर अमेरिका अपना नया प्रेसिडेंट चुनने जा रहा है और इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमैनी ने एक हफ्ते पहले ईरान पर हुए इजरायली हमले के बाद अमेरिका और इजराइल को वार्निंग देते हुए कहा है कि उन्हें यकीनन हर हाल में इसका करारा जवाब मिलेगा। अयातुल्लाह अली खमैनी ने तेहरान में साल 1979 में अमेरिकी एम्बेसी पर ईरानी प्रोटेस्टर्स के कब्जे की 45th एनिवर्सरी के मौके पर स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए ये बयान दिया है। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों तक चली ईरान इजराइल तनातनी के बीच ऐसा महसूस हो रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के मन में बड़े एम्बिशंस मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले ईरान के लोगों को सीधे एड्रेस करते हुए उन्होंने इशारा दिया था कि तेहरान में सरकार बदलने वाली है। उन्होंने कहा था कि जब ईरान आखिरकार आजाद हो जाएगा और ये वक्त लोगों की सोच से कहीं ज्यादा जल्दी आएगा, तब सब कुछ अलग होगा। कुछ जानकारों की नजर में नेतन्याहू की बयानबाजी में साल 2003 में अमेरिका की अगुवाई में इराक पर हुए हमले से पहले अमेरिकी नियो कंजर्वेटिव्स ने जो कदम उठाए थे, ये उसकी अनकंफर्टेबल झलक थी। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त सभी खतरों के बावजूद बेहद नाजुक हालात बने हुए हैं। ईरान सरकार इजराइल के बिना एक दुनिया का दावा कर चुकी है, लेकिन ये उसे ही पता है कि वो इस इलाके के सुपर पावर मुल्क का मुकाबला करने के लिए कितनी तैयार है, खासकर ऐसे वक्त में जब ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास काफी नुकसान अब तक उठा चुके हैं। और इजराइल जो ईरान के खतरे से छुटकारा पाना चाहता है, वो भी ये जानता है कि अपने हालिया सिचुएशन के तहत वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में सरकार बदलने का एजेंडा ना तो जो बाइडेन के एजेंडे में शामिल है और ना ही कमला हैरिस के एजेंडे में। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, जून 2019 में ईरान के तरफ से अमेरिका की निगरानी ड्रोन को मार गिराने के बाद वो ईरान पर हमला करने के लिए तैयार लग रहे थे, लेकिन वो आखिरी वक्त में पीछे हट गए थे। हालांकि उन्होंने इस इंसिडेंट के 7 महीने बाद ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का हुक्म दे दिया था। खैर, एक साल पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये रीजन दशकों में अपने सबसे खतरनाक दौर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसके पीछे की तस्वीरों को देखा जाए तो पिछले एक साल में एक भयानक लॉजिक को फॉलो किया गया है। मौजूदा वक्त में सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है और वारदातें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच पॉलिसी मेकर्स और तमाम मीडिएटर्स तालमेल बिठाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। गजा में जारी जंग का दूसरा साल शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों की सभी चर्चाएं बंद हो गई हैं, जिनमें जंग के खत्म होने पर गजा के रीसेटलमेंट को लेकर बातचीत शुरू होनी थी, या यूं कहें कि ये चर्चाएं ऑल आउट वॉर के शोर में कहीं गुम हो गई हैं। कहा जा रहा है कि वो वक्त जब इजराइल को लगेगा कि उसने हमास और हिजबुल्लाह को सफिशिएंट नुकसान पहुंचा दिया है और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो चुके होंगे, तब शायद इस मौजूदा जंग को खत्म करने के लिए डिप्लोमेसी को एक और मौका मिल सकता है। वैसे तो इजराइल और ईरान दोनों ने ही कहा है कि वो इस रीजन को और गहरे क्राइसिस में नहीं डालेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये सब बहुत दूर की बात है। तकरीबन 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत अब तक हो चुकी है। गजा के तकरीबन 20 लाख लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर पनाह लिए हुए हैं। वेस्ट बैंक में तकरीबन 1,000 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं लेबनान में भी 10 लाख लोग अब तक डिस्प्लेस हो चुके हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने अपने 500 से ज्यादा सैनिकों को गंवा दिया है। गजा के नजदीक और लेबनान सरहद से सटे इलाकों में रहने वाले तकरीबन 2 लाख इजरायली लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में तकरीबन 100 सैनिक और नागरिकों की मौत दर्ज है। इस रीजन के दूसरे देश भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं।
इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिका की सभी कोशिशें फेल साबित हुई हैं। इसमें अमेरिका प्रेसिडेंट के कई दौरे, अनगिनत डिप्लोमेटिक मिशन और वास्ट मिलिट्री रिसोर्सेज की तैनाती जैसी कोशिशें शामिल हैं। इराक और यमन में दूर दूर से कई रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और ईरान और इजराइल ने भी एक दूसरे पर बहुत हमले करे हैं। आगे भी ऐसा होगा, ऐसा माना जा रहा है। अमेरिका कभी भी इतना कम इन्फ्लुएंशियल नहीं दिखा है। दरअसल जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, इसका ओरिजिन आंखों से ओझल होता गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब एक दिन का वक्त बचा है और मिडिल ईस्ट पहले से कहीं ज्यादा सियासी तौर से टॉक्सिक हो चुका है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अमेरिका कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता है। फिलहाल मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है। गजा में जंग जारी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के लेबनान के साउथ में जमीनी जंग भी चल रही है और ईरान ने इजराइल पर 2 बार मिसाइलें दागी हैं और तीसरे हमले की भी कसम खाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और यमन के हुतीस के बीच भी बॉम्बबारी जारी है। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया भर के राजनेताओं और जानकारों ने इस रीजन में जंग छिड़ जाने के डर जताया है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल में जश्न मनाया गया था। हालांकि हमास के नेता सिनवार और इस्माइल हानिया दोनों की हत्या से ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म करने की हसरत रखने वाले लोगों को कुछ पल के लिए सेटिस्फैक्शन जरूर मिला होगा, लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि ऐसा जश्न जल्दबाजी था। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान की मदद से खड़ा हुआ है और इसमें हमास, हिजबुल्लाह, हुती समेत इराक और सीरिया के तमाम ग्रुप्स आते हैं। बेशक इजराइल ने अपना टारगेट साध कर करे गए इन हमलों और हवाई हमलों में हिजबुल्लाह को जोरदार झटका दिया है। इन हमलों में उनके मेन नेताओं का सफाया हो चुका है। हमास के खिलाफ साल भर से चले इस मिशन का भयानक असर गजा के लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। इससे हमास की कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा गिरावट आई हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। एक अहम सियासी और फौजी ताकत के तौर पर हमास के खत्म होने की पॉसिबिलिटीज फिलहाल नहीं दिखती हैं। जो अलग तरह से सोचते हैं वो ये जानते और समझने में नाकाम है कि ऐसे ग्रुप्स कैसे अपनी ताकत, पहुंच और इन्फ्लुएंस को बनाते हैं, साथ ही उसे कैसे उस ताकत और इन्फ्लुएंस को बनाए रखने में कामयाब होते हैं। दरअसल ये गहरा इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट है जो उस सोशल और पॉलिटिकल ताने बाने में इंटीग्रली एम्बेडेड होता जा रहा है जिसके अंदर वो काम करते हैं। नसरल्लाह की हत्या और ईरान के रिस्पांस ने इस रीजन को खतरनाक ढंग से एक ऑल आउट वॉर के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान के जवाबी हमले के मद्देनजर इजरायली नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उससे पूरी तरह से साफ है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी और तेज होगा और इसे रोका नहीं जा सकता है। इसमें सीधे तौर पर 2 दुश्मन शामिल हैं। एक तरफ लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में ईरान सपोर्टेड ताकतें हैं और दूसरी तरफ वेस्ट में इजराइल के सहयोगी मुल्क जैसे अमेरिका और ब्रिटेन शामिल होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि ईरान इजराइल पर कैसी जवाबी कार्रवाई करेगा और उसके बाद इजराइल कैसा कदम उठाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही इजराइल के फॉर्मर प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा था कि ये मिडिल ईस्ट की इमेज बदलने का 50 सालों में सबसे बड़ा मौका है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इजराइल को इस हुकूमत को पूरी तरह से पंगु बनाने के लिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाना चाहिए। अगर उनके वर्ड्स इजराइल के ऑफिशियल इरादों का कोई इशारा है तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि यह रीजन सच में अनप्रेसिडेंटेड और डिवास्टेटिंग इवेंट्स के कगार पर है। गजा में जंग शुरू होने के बाद से वहां तनाव कम करने के सभी डिप्लोमेटिक कोशिशें फेल रही हैं और बड़ी ताकतें लड़ाई को रोकने या अपनी ताकत के दम पर उसे इन्फ्लुएंस करने में पूरी तरह से इनकेपेबल साबित हुई हैं। और ये नाकामी एक बिखरा ग्लोबल सिस्टम को उजागर करती है जो इंटरनेशनल कानून और यहां तक कि लॉन्ग टर्म रूल्स को लागू करने के लिए एक साथ आने में इनकेपेबल है। तो समझ लें, ये एक ऐसी दरार है जो वक्त के साथ और ज्यादा गहरी होती जाएगी और इसका भयानक असर रीजन और उसके लोगों पर पड़ेगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच चल रहे हमले एक चौतरफा जंग की वजह बन सकते हैं जिसे रोकना नामुमकिन है? तो जवाब यह है कि इजराइल और ईरान के बीच एक रीजनल वॉर की चिंगारी मौजूद है जो कभी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल ले सकती है और ये चिंगारी
अप्रैल में उस वक्त भड़क गई थी जब इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास को अपना निशाना बनाया था और जिसके बाद ईरान ने अपनी सरहद से इजराइल पर सैकड़ों हवाई हमले करे थे। अब अहम सवाल यह है कि क्या इजराइल वाकई ईरान को निशाना बनाने और उसे ऑल आउट वॉर में घसीटने का इरादा रखता है या शायद मौजूदा हालात का फायदा उठाकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना चाहता है? तो जवाब है कि ये लंबे वक्त से इजराइल का मकसद रहा है। कुछ लोगों को ये फिक्र सता सकती है कि भले ही इजराइल पर ईरान के हमले को रोका जा सकता है क्योंकि इससे इंसानी नुकसान से ज्यादा फिजिकल डैमेज होगा, लेकिन इससे इजराइल के इरादे की रफ्तार बदल सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में अहम बदलाव लाने की बात कर चुके हैं। उनका मानना है कि ईरान को निशाना बनाए बिना यह मुमकिन नहीं है, जिसे इजराइल सांप का सर कहता है। लेकिन ज्यादातर जानकारों का मानना है कि ईरान के खिलाफ बड़े कदम उठाने से बेशक एक रीजनल वॉर भड़क जाएगी और इसमें दूसरे साइड्स भी शामिल हो सकते हैं, जिससे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा पैदा हो सकता है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म करने का इजराइल का मंसूबा इस ऑल आउट वॉर की वजह बन सकता है। अब यहां पर आखिरी सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अमेरिका इजराइल को ऐसा करने की इजाजत देगा या नहीं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। हमारे एक्स हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।